वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 5th अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंट्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जर्नी यहीं से शुरू होती है, तो ध्यान से पूरा टॉपिक समझिएगा जिससे आपको सभी बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, जल्दी समझ में आ जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें इज इक्वल टू के एक वैल्यू लेफ्ट हैंड पर होती है और एक वैल्यू राइट हैंड पर होती है। हम कोई भी चेंज करें, हमेशा लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड की वैल्यू के इक्वल ही रहती है। अकाउंटिंग में सभी ट्रांजेक्शन्स डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड होती हैं। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है इक्वल अमाउंट का, कि एक चीज बिजनेस के पास आएगी और एक चीज बिजनेस के पास से जाएगी और हमें दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है अपनी बुक्स में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करके देखेंगे कि कैसे हर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड होने के बाद एक इक्वेशन सेटिस्फाई रहती है अकाउंटिंग में। तो हमारे पास कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन अवेलेबल होती है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू में लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कि लाइबिलिटीज जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है बिजनेस की और जो कैपिटल है उनका टोटल हमेशा एसेट्स के टोटल के इक्वल ही रहेगा। कैपिटल जिसे हम बिजनेस की नेटवर्थ भी कहते हैं या फिर ऑनर्स इक्विटी भी कह सकते हो। जैसे एक बैलेंस शीट से समझो। बैलेंस शीट क्या होता है? एक वो स्टेटमेंट होती है जो ईयर एंड में एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को, एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। 4 कॉलम फॉर्मेट होता है ये। सबसे पहले लायबिलिटीज, फिर उनका अमाउंट, देन एसेट्स एंड देन उनका अमाउंट। एक ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी 50 लाख रुपीज की। अब वो इसी कैपिटल से तो अपने बिजनेस के अंदर एसेट्स परचेज करेगा। जैसे कि उसने बिल्डिंग परचेज कर ली 20 लाख रुपीज की, मशीनरीज परचेज कर ली 20 लाख रुपीज की, स्टॉक परचेज कर लिया 5 लाख रुपीज का, और कुछ कैश छोड़ दिया बिजनेस के पास 5 लाख अपने एक्सपेंसेस के लिए। अब अगर बिजनेस में उसे और एसेट्स परचेज करनी है तो या तो वो कैपिटल लगाएगा बिजनेस में और या फिर लोन लेगा। जैसे उसने कैपिटल लगा दी और 10 लाख रुपए और एक लोन भी ले लिया 10 लाख रुपीज का। अब वो क्या करेगा? फर्नीचर परचेज कर लिया, जैसे उसने फर्नीचर परचेज करना था उसे 15 लाख का, और एक डिलीवरी वैन ले ली उसने 5 लाख रुपीज की। तो यानी बिजनेस में जितना भी पैसा लगेगा, चाहे कैपिटल के रूप में चाहे लाइबिलिटीज लेकर के, वो पैसा हमेशा बिजनेस की एसेट्स परचेजिंग में ही लगाया जाता है। और एंड में जब हम टोटल करते हैं तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के कॉलम का टोटल इक्वल रहता है। यहां पर भी 70 लाख और यहां पर भी 70 लाख। तो यही इफेक्ट, यही इक्वल इफेक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर देखते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, इसमें से एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को आती है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है इस चैप्टर में। आगे की वीडियोस में हम फॉर्मूला बेस्ड और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो किस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन की किस साइड पर इफेक्ट पड़ता है? एसेट साइड पर इफेक्ट डालने वाली ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कि हमने किसी एसेट की परचेजिंग कर ली या फिर हमने कोई एसेट बेच दी, गुड्स खरीद लिए हमने, या फिर कोई हमने बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली या उन्हें सेल कर दिया, या फिर हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो कैश का, तो वो हमारा एसेट साइड पर रिकॉर्ड होगा। लाइबिलिटीज, अगर हम लोन ले रहे हैं या लोन को चुका रहे हैं या फिर हम गुड्स उधार पे खरीद रहे हैं, मतलब कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड होगी। कैपिटल साइड पर रिकॉर्ड होता है कैपिटल इन्वेस्ट करना बिजनेस में, ड्रॉइंग्स करना, या फिर जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स होते हैं, ये सभी
कैपिटल साइड पर रिकॉर्ड होते हैं। एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं कैपिटल में से और प्रॉफिट्स ऐड हो जाते हैं कैपिटल में। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं कि हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, कि रवि ने बिजनेस शुरू करा और उसमें इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख रुपीज की। अब ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी गई है तो ये कैपिटल बन जाएगी 1 लाख रुपीज। दूसरा एस्पेक्ट इसका होगा कि बिजनेस के पास कैश रिसीव होगा, तो एक एसेट बन जाएगी बिजनेस के पास कैश 1 लाख रुपीज। ये दो इफेक्ट हो गए इस ट्रांजेक्शन के। नेक्स्ट होता है परचेज गुड्स इन कैश रुपीज 30,000, कि मैंने गुड्स खरीद लिए कैश दे करके 30,000 रुपए, यानी कि मेरे पास से कैश गया और गुड्स आए, तो कैश मेरा डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने पेमेंट करी है। अब गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स भी एक एसेट होती है ना, तो मैंने यहां पर गुड्स का कॉलम ओपन कर लिया और 30,000 ऐड कर दिए उसमें। क्लियर? इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट केवल एसेट साइड पर पड़ा क्योंकि मैंने कैश देकर गुड्स खरीदे हैं। दो ट्रांजैक्शन होने के बाद हम टोटल लगाकर इक्वेशन चेक करते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। इसे हम नाम देंगे न्यू इक्वेशन। कैश में 1 लाख में से 30,000 माइनस हुए तो कैश बचा 70,000। गुड्स में 30,000 ऐड हुए तो गुड्स हो गए 30,000 रुपीज के। लायबिलिटीज मेरे पास नहीं है अभी और कैपिटल है 1 लाख रुपीज की। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल भी 1 लाख है और राइट हैंड साइड का टोटल भी 1 लाख है। इक्वेशन सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम एमएस ट्रेडर्स रुपीज 50,000, कि मैंने मशीनरी खरीद ली एमएस ट्रेडर से 50,000 रुपए की। हमारे पास दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, कैश एंड क्रेडिट। तो पता कैसे करा जाए कि कैश या क्रेडिट है? जैसे आप देखो ऊपर गुड्स के आगे लिखा था कि मैंने कैश में खरीदे हैं, तो अगर क्लियरली बता रखा है कि कैश में पेमेंट हो रही है तो हम उसे कैश ट्रांजेक्शन लेंगे, उसका इफेक्ट कैश पर पड़ेगा। बट यहां पर कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर वेंडर का नाम दे रखा है, तो अगर कैश ना लिखा हो वेंडर का नाम दे रखा हो तो हम उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेकर के चलते हैं। और अगर कैश और वेंडर दोनों के ही नाम ना होते, केवल लिखा होता परचेज मशीनरी फॉर 50,000, तो कैश लेकर के चलना है। मतलब कैश है तो कैश लो, कुछ भी नहीं है तो भी कैश लो, और अगर खाली वेंडर का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन लेनी है। अब यहां पर क्या होगा, बिजनेस ने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी आएगी बिजनेस के पास, तो एक एसेट ऐड हो गई बिजनेस के पास मशीनरी के नाम की, तो 50,000 मैंने मशीनरी में ऐड कर दिए। इसको गुड्स में मत ऐड करना क्योंकि गुड्स मेरे करंट एसेट्स हैं, अलग होते हैं। मशीनरी मेरी फिक्स्ड एसेट है, वो अलग होती है, तो अलग कॉलम खुलेगा। अब ये 50,000 मैंने कैश में तो पे नहीं करे तो कैश में से माइनस नहीं होगा, लायबिलिटी ओपन हो जाएगी हमारे पास एमएस ट्रेडर्स। अब आप कहोगे सर आप इसे क्रेडिटर में भी तो दिखा सकते हो। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर गुड्स उधार खरीदते हैं तो गुड्स का अमाउंट क्रेडिटर में आता है, लेकिन हमने मशीनरी फिक्स्ड एसेट खरीदी है तो वो क्रेडिटर में नहीं आएगा, उसकी लायबिलिटी क्रेडिटर से अलग बनेगी। तो यहां पर हम एमएस ट्रेडर के अकाउंट में दिखा देंगे 50,000। टोटल कर लेते हैं न्यू इक्वेशन। कैश में तो 70 का 70 ही रहेगा, गुड्स 30,000 के हो जाएंगे, मशीनरी 50,000 की हो जाएगी, लायबिलिटी में एमएस ट्रेडर्स वेंडर आ गया 50,000 रुपीज एंड कैपिटल 1 लाख रुपीज। टोटल आप देख सकते हो एलएचएस आरएचएस 1,50,000 आ रहा है दोनों का। पेड सैलरी रुपीज 10,000। अब सैलरी क्या है? एक्सपेंस है हमारा, कि हमने स्टाफ से सर्विसेज ली और सैलरी पे कर दी। जब हम एक्सपेंस करेंगे तो एक तो हम एक्सपेंस को कैश से पे कर रहे हैं, तो कैश में से तो माइनस हो गया मेरा एक्सपेंस। और मैंने आपको बताया था अभी लास्ट स्लाइड में कि सारे एक्सपेंस हमें कैपिटल में अकाउंट करने होते हैं, तो कैपिटल से लेस हो जाएगा हमारा 10,000। इनकम्स ऐड होती हैं कैपिटल में और एक्सपेंसेस लेस होते हैं। फिर टोटल कर लेते हैं न्यू इक्वेशन। कैश में 10,000 माइनस हुए तो 60 बचा, गुड्स में 30,000 है, 50,000 मशीनरी, वेंडर है 50,000 और कैपिटल है 90,000। टोटल आप देख सकते हो 1,40,000 दोनों साइड्स का। लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन की, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 30,000। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना।
कि मैंने गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट थी 20,000 और 30,000 रुपए पे मैंने बेचे। अब आप कहोगे दो अमाउंट कैसे हैं? अरे हम कोई भी गुड्स जो है हम अगर सेल करते हैं तो हम क्या कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर देते हैं? नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो ओनर के घर की दाल रोटी कैसे चलेगी? तो इसलिए 20,000 के गुड्स मैंने 30,000 पर बेचे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, कि गुड्स की कॉस्ट तो 20,000 थी, जब गुड्स 20,000 के थे तो गुड्स में से तो मेरी कॉस्ट लेस हो जाएगी 20,000, क्योंकि गुड्स मेरे पास से चले गए। लेकिन मैंने बेचे 30,000 के हैं। अब यहां पर ना कैश लिखा ना क्रेडिट, तो हमें कैश ट्रांजेक्शन लेनी है कि कैश आ जाएगा मेरे पास 30,000 रुपीज। तो कैश में ऐड हो गया 30,000। अब यहां पर आप कहोगे इक्वेशन इम्बैलेंस हो गई है, तो कि 30,000 ऐड करा है लेकिन 20 माइनस करा है। 10,000 का मेरा प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट हमें दिखाना है कैपिटल में। कैपिटल में प्रॉफिट हमारा ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल में 10,000 जो भी डिफरेंस होगा उसे हम ऐड कर देंगे। लॉस होता तो लॉस को माइनस कर देते। बिल्कुल एंड में जब हम आ जाते हैं तो हम लगाते हैं फिर फाइनल टोटल, जिसे हम फाइनल इक्वेशन भी कहते हैं। यहां पे हमने कैश का टोटल लगाया तो कैश बन गया 90,000 रुपीज का। गुड्स में 30 में से 20 माइनस हुए तो 10,000 बचे। मशीनरी हमारे पास है 50,000 रुपीज। लाइबिलिटी हमारे पास है 50,000 और कैपिटल हमारे पास है 1 लाख। टोटल आप करके देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल भी हमारा 1,50,000 है और राइट हैंड साइड का टोटल भी हमारा 1,50,000 है। तो हम ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को समझते हैं। अब हम कुछ और ट्रांजेक्शन के इफेक्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। फर्स्ट है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000, कि मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू करा और कैश इन्वेस्ट करा है 70,000। तो कैश आ जाएगा बिजनेस के पास 70,000 और कैपिटल में भी आ जाएगा 70,000। अब इसी ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है ओपन द बैंक अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग 1 लाख फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, कि बैंक अकाउंट ओपन करा और 1 लाख रुपीज ट्रांसफर करे सेविंग अकाउंट में से। हमारे पास दो तरह के बैंक अकाउंट होते हैं, सेविंग्स एंड करंट। बिजनेस करने के लिए हमें करंट अकाउंट चाहिए। अब करंट अकाउंट ओपन तो हुआ लेकिन बिजनेस का कैश डिपॉजिट नहीं हुआ, सेविंग से ट्रांसफर करे। पर्सनल पैसा बिजनेस के बैंक में ट्रांसफर कराए तो ये भी कैपिटल बन जाएगा। एक तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा 1 लाख रुपीज और ये बनेगा कैपिटल। अगर बिजनेस का कैश डिपॉजिट करा होता तो कैश में से माइनस हो जाता, लेकिन ये पर्सनल पैसा करा है डिपॉजिट। परचेज मशीनरी ₹50,000 पेड बाय चेक, मशीन खरीदी पेमेंट चेक से करी है। तो मशीन खरीदी तो बिजनेस के पास एक एसेट आ जाएगी मशीन ₹50,000, लेकिन पेमेंट हमने करी चेक से। जहां भी ये चेक वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब होता है बैंक इन्वॉल्व है। तो हम बैंक से हमने पेमेंट कर दी है ₹50,000। चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी पेमेंट्स हमें बैंक से करनी होंगी। दो ट्रांजैक्शन हो गई, टोटल लगा लेते हैं। कैश में तो 70,000 ही रहेगा, बैंक में बैलेंस बचा 50,000 और मशीन का बैलेंस है 50,000। लायबिलिटीज नहीं है, कैपिटल हो जाएगी 1,70,000। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर 40,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। 40,000 के गुड्स खरीदे क्रेडिट यानी उधार। तो हमने गुड्स खरीदे हैं तो एक तो एसेट आ गई मेरे पास गुड्स 40,000 रुपीज, बट मैंने कैश पे नहीं करा। कैश पे करते तो कैश से माइनस होता, उधार लिया है तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी ओपन हो जाएगी क्रेडिटर के नाम की 40,000 रुपीज। टोटल कर लेते हैं। कैश है 70,000, मशीन 50, ओ सॉरी बैंक 50, मशीन भी 50, गुड्स हो गए 40,000 रुपीज, लायबिलिटी 40,000 रुपीज और कैपिटल है 1,70,000 रुपीज। टोटल आप देख सकते हो दोनों साइड्स का 2,10,000 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है ये वाली, ध्यान से समझना। ये कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 19,000। ये पीछे भी देखा था कि गुड्स हमारे
कोस्ट अलग है और सेल प्राइस अलग है कि कोस्ट 20,000 की थी, बेचे 19,000 में। तो कोस्ट प्राइस तो हमें लेस करना होता है गुड्स में से, कि मैंने 20,000 के गुड्स 19 में बेच दिए। अब मैंने बेचे कितने के? 19,000 के। तो यहां पर मेरे पास लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया 1,000 का, क्योंकि कोस्ट ज्यादा थी और मैंने बेचे सस्ते में। तो ये जो लॉस है वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा और गुड्स की कॉस्टिंग 20,000 गुड्स में से माइनस हो जाएगी। इतना इफेक्ट आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश 10,000। अब वो कह रहा है लेकिन पूरा कैश नहीं मिला, मिलना तो 19 था, 19 में से कैश में केवल 10,000 रिसीव हुआ है, यानी कि 9,000 के मेरे डेटर हैं। डेटर कब बनते हैं? जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं उधार। 10,000 कैश में आया है तो 9,000 डेटर में चला जाएगा। तो कैश में ऐड होगा केवल और केवल 10,000 रुपीज, और एक एसेट खुल जाएगी मेरे पास, डेटर्स। तो डेटर्स में मेरे पास ऐड हो जाएंगे 9,000 रुपीज। एक बार फिर समझते हैं कि मैंने 20,000 के गुड्स 19,000 में बेचे, तो गुड्स की कॉस्टिंग गुड्स में से माइनस हो जाएगी। अब मैंने बेचे कम प्राइस पर, तो लॉस हो गया मेरा। लॉस मेरा 1,000 रुपीज का कैपिटल से माइनस। अब ये 19 में से मुझे कैश मिला केवल 10,000, तो 10,000 मेरे कैश में ऐड हो गए। अब 19 में से अमाउंट बचा 9,000, वो मेरे डेटर्स बन गए क्योंकि वो उधार सेल हो गई। टोटल कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन, 80,000 कैश हो गया, 50,000 बैंक हो गया, 50,000 मशीन, गुड्स बचे हैं 20,000, 9,000 के डेटर्स, 40,000 के क्रेडिटर और 1,69,000 की कैपिटल। टोटल करके देख सकते हो 2,09,000 बनेगा दोनों साइड्स का। लास्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹38,000। इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजेक्शन भी। ये वर्ड फुल सेटलमेंट, जहां पर भी फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होता है वहां पे हमारे पास होता है डिस्काउंट। कैसे? डिस्काउंट मतलब फायदा। कैसे हुआ ये? क्रेडिटर्स कौन थे? जिनसे मैंने गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पर 40,000 रुपीज के। अब मैंने खरीदे 40,000 के गुड्स, बट मैं पेमेंट कर रहा हूं 38,000 फुल सेटलमेंट में, मतलब अब मैं और पैसा नहीं दूंगा। ये लास्ट फाइनल पेमेंट थी मेरी कि 40,000 के बदले मैंने पे करे केवल 38,000। तो जो 2,000 रुपए कम पे करे मैंने, वो बना डिस्काउंट। क्या बना? डिस्काउंट। और ये मैंने पेमेंट करी थी तो डिस्काउंट मुझे मिला है, तो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, जो कि मेरा प्रॉफिट है। ये क्या है? मेरा प्रॉफिट है। तो यहां पर क्या होगा? कैश तो मैंने पे करा 38,000, तो कैश में से तो 38,000 माइनस होगा, लेकिन सेटलमेंट थी ये 40,000 रुपीज की, तो कैपिटल वो सॉरी क्रेडिटर्स में से मेरा माइनस होगा 40,000 रुपीज पूरा, कि और पेमेंट नहीं होगी। और जो 2,000 का बैलेंस है वो मेरा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए प्रॉफिट है, तो 2,000 मेरे कैपिटल में ऐड हो गए। तो ये ट्रीटमेंट होता है इस एंट्री का। लास्ट में अब हम टोटल लगा लेंगे। 80,000 में से 38 हमारे पास माइनस हुए, तो हमारे पास बच गए 42,000 रुपीज कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस 50,000 रुपीज, मशीन भी 50,000, गुड्स 20,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स है नहीं, और कैपिटल हो गई 1,71,000। तो आरएचएस का टोटल तो 171 है। यहाँ पे भी हम टोटल चेक कर सकते हैं, 42 एंड 9 51, 51 50 एंड 50 151 एंड 20 171। तो एलएचएस का टोटल भी 171 है और आरएचएस का टोटल भी 171 है। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हमने समझा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हुए उनका क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर। नेक्स्ट क्लास में अब हम कुछ और ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को समझेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला बेस्ड और एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपको घर पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने के लिए अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।